अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेज टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमारे हर लेक्चर में ये बात रिपीट होती है जब से हमने इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है केमिकल रिएक्शन में जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जिनके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। और ये डायनामिक होता है, यानी कि ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है कि दोबारा से अचीव ना हो सके या कभी हिल ना सके अपनी जगह से अगर इक्विलिब्रियम की चेंज हो जाए तो कुछ देर बाद दोबारा से अचीव किया जा सकता है। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ हुआ होता है तो उस टाइम पे भी माइक्रो लेवल पे कुछ मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कर रहे होते हैं। खैर ये चीज़ें तो रिपीट हो गई। अब हमने इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जिसमें हमने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ा था, जिसमें मुख्तलिफ तरह के फेजेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, यानी कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैसेस होंगे मिक्स करके। और फिर हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रिया पढ़ा था, जिसमें जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है सब एक ही स्टेट में होंगे, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है। फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनानी होती है इक्विलिब्रियम के डिफरेंट फेजेस को देखते हुए, तो आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस वालों को लेना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में। सॉलिड लिक्विड और सॉलिड गैसेस, सॉलिड लिक्विड्स और प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड्स को की जो एक्सप्रेशंस हैं, टर्म्स हैं, वो उनको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं बनाते। ये तो रिवीजन हो गई। आज जो हमने देखना है कि हम कैसे इक्विलिब्रियम के को रिकग्नाइज करेंगे। तो बेटा इसके लिए दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, एक कहलाता है फ़िज़िकल मेथड और एक कहलाता है केमिकल मेथड। फ़िज़िकल मेथड आपको पता है, जैसे इसमें से फ़िज़िकल चेंज होगी और उसमें हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के असर इसके ऊपर देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे इसके अंदर चेंज। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका होता है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जिसमें आप ये चेक करते हो कि अल्ट्रा मुख्तलिफ़ तरह की रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर सके, जिसमें अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एक्सेट्रा मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस होती हैं। तो हम ये हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जाता है, या तो रिएक्टेंट ने या फिर प्रोडक्ट ने उतनी ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उतनी ही रेडिएशंस एब्जॉर्ब की हुई होती हैं, तो वो हमें अमाउंट चेक करके पता लग जाता है कि कितना वो बना है, तो कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई भी होंगी। तो इसमें हमने बेसिकली रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के रेडियो एक्टिव एब्जॉर्बिलिटी को देखना होता है। ठीक हो गया। तो फ़िज़िकल मेथड की एक और बड़ा फ़ायदा है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है। उसकी वजह ये है कि इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं, चूँकि फ़िज़िकली यूज़ हो रहे हैं, तो उनको रीयूज़ भी किया जा सकता है अगर अदर पर्पसेस के लिए। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। सेकंड जो मेथड होता है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर आप उसको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिटर्मिने करते हो इक्विलिब्रियम को, और ये मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर ये लेबॉर्ट्री मेथड ही के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ नहीं करते। तो रिएक्टेंट्स कैन नॉट बी रीयूज्ड, क्योंकि ये केमिकली यूज़ हो रहे होते हैं, उनकी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म चेंज हो जाती है, केमिकल रिएक्शन अंडरगो हो जाता है, इस वजह से इसको रीयूज़ नहीं करते। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला मेथड है वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को हम टाइट्रोमेट्री भी कहते हैं। टाइट्रोमेट्री के अलावा इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि टाइट्रेशन के अंदर वॉल्यूम्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। और ये कॉमन वे है क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस के लिए लैब में, जिसमें हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडेंटिफाइड एनालाइट को देखते होते हैं। इसमें ज़्यादातर टाइट्रेशन में हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, फिर उनमें से हमने किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है। ठीक हो गया। बाय यूजिंग इंडिकेटर, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया, वो पॉइंट पहुंच गया जिसको हमें ज़रूरत थी। तो अब ये तो आपको दो टाइप्स हमने पढ़ा दी, एक था केमिकल मेथड और एक था फ़िज़िकल
फिज़िकल मेथड, दोनों को जब हम जब हम इसकी एनालिसिस कर रहे होंगे तो इसमें दोनों में बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है। आपने सिर्फ इनको एक्सप्लेन करना है पहले, और उसके बाद जब इसको हम न्यूमेरिकल इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तो उनमें बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो वो आपको मैं देखती हूँ कि सबसे पहले हम फिज़िकल मेथड को देख लेते होते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे फिज़िकल मेथड में हमने N2O4 एक कलरलेस गैस है, उसको हम लेते हैं, इसका 1 मोल लिया और इसने हमें NO2 बना के दिया जो कि रेडिश ब्राउन गैस है। हमें फ़िज़िकल चेंज भी नज़र आ रहा है और जितनी जितनी NO2 बनती जाएगी उतनी उतनी उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उतनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली होंगी। तो ये हमें एक एक्चुअल फैक्ट पता है कि जो कलरफुल चीज़ें होती हैं वो रेडिएशंस ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो कलरलेस के निस्बत जितनी ज़्यादा NO2 बनती जाएगी उतना ज़्यादा रेडिएशंस वो एब्जॉर्ब करती जाएगी। चलें अब हम रिएक्शन की न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। हम ये सपोज़ करते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन टाइम 0 था और जो N2O4 था उसका 1 मोल यूज़ हुआ और इसकी देखिए कॉन्सेंट्रेशन से पहले आपको 1 लिखा हुआ मिल रहा है। 1 ओमिट भी किया जा सकता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर दिया है। इसके A मोल्स थे और इन्होंने स्टार्ट टाइम में जब T0 था तो सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी, इसलिए ये A मोल हुआ। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो आप दूसरे रिएक्टेंट को B मोल्स कहेंगे, पहले को A और दूसरे को B। तो यहाँ पे A की रिएक्टेंट है इसलिए A मोल हुआ। इसने 0 मोल बनाए हुए थे एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। T0 पे A मोल्स N2O4 के थे और 0 मोल थे NO2 के। अब जैसे जैसे टाइम गुजरा, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हुआ तो इसकी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होते वक्त जो था आपके पास NO2 के 2 एक्स बन गए, क्योंकि आपको इससे पहले 2 का फिगर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसने एक्स मोल्स बनाए थे और चूँकि एक्स मोल्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब हुआ ये 2 एक्स बने, 2x NO2 के बने। दोबारा से एक चीज़ देख लें कि T0 पे A मोल्स N2O4 के थे और 0 मोल्स थे NO2 के। जब इक्विलिब्रियम का टाइम आया यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन हुई तो इक्विलिब्रियम टाइम के वक्त जो N2O4 था वो A माइनस एक्स हो गया, A माइनस एक्स हो गया, क्योंकि हमने सपोज़ किया था कि एक्स मोल्स स्टार्टिंग में बनना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुए और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के वक्त उसके 2x मोल्स बन चुके थे। तो हमारे टोटल में से पहले x कम हुआ है, एंड में हमने रिएक्शन एंड होने पर 2 मोल्स हमें मिले ना। तो असल में तो इक्विलिब्रियम के वक्त x मोल्स उसके पास बने थे, इक्विलिब्रियम के वक्त x मोल्स थे, एंड ऑफ रिएक्शन के वक्त आपको 2 मोल्स ओवरऑल मिले। तो हमने जो इक्विलिब्रियम के टाइम में A माइनस एक्स कर दिया N2O4 का, और ये जो 2 पहले लिखा हुआ था वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो NO2 का 2x बन गया। अब हम इसको इनकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं और कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि मोल ओवर वॉल्यूम होता है। तो अब जितने भी मोल्स आपने लिखे हुए हैं ना, N2O4 के A माइनस एक्स मोल्स थे उसको भी V से डिवाइड कर दें और प्रोडक्ट के 2x मोल्स थे उसको भी V से डिवाइड कर दें। अब हमने केसी की एक्सप्रेशन में इनमें वैल्यू डालनी है। केसी की एक्सप्रेशन जो होती है आपको पता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रेज टू पावर देयर कॉन्सेंट्रेशंस। तो NO2 के 2 मोल्स थे तो पावर 2 हो गई, N2O4 का एक ही मोल था तो पावर कोई नहीं है, यानी 1 ही है। तो केसी में अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। NO2 की जो थी वो 2x डिवाइडेड बाय V था, फिर स्क्वायर लेंगे हम इसका, और जो N2O4 था, N2O4 की जगह हमने A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V पुट कर दिया। ठीक हो गया। ये पुट करने के बाद हमने स्क्वायर खोला, जब हमने स्क्वायरिंग कर दी इसकी तो ये बन गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V। आपको पता है डिनोमिनेटर्स के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई 4x स्क्वायर ओवर V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V ओवर A माइनस एक्स। V स्क्वायर से कट गया, सिंपल V रह गया। तो आपके पास जो इसकी एक्सप्रेशन फाइनली बनेगी वो होगी, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम के वक्त जो इनका Kc की वैल्यू होगी वो 4x स्क्वायर ओवर V
ए माइनस एक्स है। कभी कभी आपको बेटा ये क्वेश्चन ये है कि आपको वो रिएक्शन देंगे और आपको कह देंगे कि आप ये डिटर्मिन करके बताएं कि के सी इज इक्वल टू 4x² वी इंटू ए माइनस एक्स है। और कभी कभी वो डायरेक्टली हेडिंग लिख देंगे कि एग्जाम्पल आप अपनी मर्ज़ी से लगा के ये करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड मेथड जो है वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड मैंने आपको बताया था कि टाइट्रेशन है, और ये मेडविक ने 2010 में ये नेक्स्ट जो मेथड था वो जिसका क्या कहते हैं बताया था, उसने ये करके दिखाया था। तो टाइट्रेशन टाइट्रोमेट्री भी कहलाती है और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहलाती है, क्योंकि वॉल्यूम नोन होते हैं और हम उससे कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड आउट करते होते हैं। तो इसमें हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड की और इथाइल अल्कोहल की, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। सपोज़ अब चूँकि दो रिएक्टेंट हैं तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन T0 पे ए मोल्स होंगे एसिटिक एसिड के CH3COOH के, और बी मोल्स होंगे C2H5OH के इथाइल अल्कोहल के, और 0 मोल्स होंगे प्रोडक्ट के। ठीक हो गया। टाइम जब थोड़ा गुजर जाएगा तो XX मोल्स प्रोडक्ट के बन जाएंगे, और जो ए मोल्स में से X मोल माइनस हो जाएगा और बी में से X मोल माइनस हो जाएगा। यानी जितनी भी रिएक्टेंट है उनमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो माइनस हुई है ना, जितनी प्रोडक्ट बनी है उसको हमने रिएक्टेंट में से माइनस कर दिया। तो ये अब हमें पता चल गया दोनों का ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स कैसे हुआ, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट बनी थी वो रिएक्टेंट में से माइनस हो गई। अब हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशन लेने के लिए सबको वी से डिवाइड कर दिया, सब वी से डिवाइड हुए हैं। अब केसी की एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और रिएक्टेंट्स नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि इन सब की कॉन्सेंट्रेशन 1 थी तो इनकी कोई पावर नहीं नज़र आ रही आपको, सबकी पावर 1 है। एसिटिक एसिड के ए माइनस एक्स एसिटिक एसिड के ए माइनस एक्स ओवर वी थे, आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, और इथाइल अल्कोहल के बी माइनस एक्स ओवर वी थे, वो आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। ये मैंने डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशंस के लिए इसको वी से डिवाइड कर दिया, वो वाला स्टेप स्किप किया है जो मैंने फ़िज़िकल मेथड में किया था। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप बीच में डाल लो कि सेम लिखने के बाद डिवाइडेड बाय वी करो। अब ये वी वाली वैल्यू जो है ना वो मैंने डायरेक्टली आपको लिख के डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करके दे दी हैं। तो इथाइल एसीटेट की x डिवाइडेड बाय वी हो गया, और वाटर का जो था वो बन गया x ओवर वी। ठीक है, वैल्यूज़ तो सबकी आपकी पता चल गई। अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर में x ओवर वी इंटू एक्स ओवर वी था तो x स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में भी v इंटू वी था तो वो भी v स्क्वायर हो गया। ये स्टेप आपको समझ आ गया। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाला वी स्क्वायर ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर वाला वी स्क्वायर नीचे आ गया, फिर आपस में वी से कट वी स्क्वायर से कट गया। आपके पास बच गया के सी का एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। तो ये बेटा केमिकल मेथड में भी हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल ली है। इक्विलिब्रियम के वक्त हम केमिकली हम इसको जब टाइट्रेट करने के बाद इनके मोल्स फाइंड आउट किए और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की सारी। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि दो तरह से क्वेश्चन आ जाता होता है, एक डिटेल क्वेश्चन के राइट डाउन द मेथड्स ऑफ टू बी रिकग्नाइज द इक्विलिब्रियम, फिर आपने ख़ुद सारा लिखना होता है, या फिर वो कोई एक एक्सप्रेशन दे देते हैं कि प्रूव दैट कि ये केमिकली ये आंसर आएगा, और आपको इक्वेशन दी हुई होती है तो आपने वो सारे मोल्स वगैरह करके पहले एक एक्सप्रेशन को आपको हमेशा पता है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से होता है सब कुछ, कि इसी की वैल्यू बगैर बैलेंस इक्वेशन के नहीं होता। ठीक है, तो पहले आप इसको बैलेंस कर